एक सूत्रधार भाषा बन सकती है। जैसे, और अंग्रेजी से भी इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रभुत्व नहीं किसी का, किसी को किसी पर हावी नहीं होना चाहिए। एक सिनेमा का ही गाना था, ओ मोटे लाला तूने किया है कैसे छल, टिकट तेरा सिंगल मगर तो डबल। खिसक जरा प्यारे, सरक जरा प्यारे, ऐसी बॉडी में दिल भी। तो अंग्रेजी या कोई भी चीज वर्चस्व किसी को खिसका के या किसी का हक छीन के, एक तो हम तो समतोल में विश्वास करते हैं ना हम। लेकिन अगर मीडिया की बात करें, फिल्मों की बात करें, एक संघर्ष भी दिख रहा है भाषा में। बहुत से लोग मानते हैं कि भाई जिस तरह की भाषा आजकल अखबारों में लिखी जाने लगी है, टेलीविजन पे जो बोली जाने लगी है, वो धीरे धीरे हिंदी पर हावी हो रही है और हिंदी के शब्दों को खत्म करती जा रही है धीरे धीरे। लोग कह रहे हैं एक जमाने में प्रधानमंत्री, आज भी प्रधानमंत्री बोला जाता है, लेकिन आप मीडिया में जाइए वहां प्राइम मिनिस्टर शब्द इस्तेमाल होगा, डिफेंस मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल होता है। उसकी चिंता नहीं कीजिए, उसकी चिंता इसलिए नहीं कीजिए कि हिंदी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, और खिचड़ी जो है वो गरीब आदमी का सबसे सुस्वादु और पौष्टिक भोजन है ना। इसमें वो कंकड़ नहीं पड़ने चाहिए। अनुपात, हम स्त्रियां हैं इसलिए हम जानते हैं कि मिलाइए जितना मिलाना है, बस कंकड़ की तरह कुछ खटकना नहीं चाहिए दांत में, वो जेल की खिचड़ी ना हो जाए। लेकिन जितना आता है आने दीजिए, उससे किसी का वर्चस्व, किसी के आने से वर्चस्व किसी का खत्म नहीं होगा। किसी के आने से वर्चस्व खत्म नहीं होगा, ये डॉक्टर अनामिका कह रही है। लेकिन कई नाम जब बदल जाते हैं तो बहुत से लोगों को ये अखरते हैं। क्यों अखरते हैं, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, खासतौर से हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर अनामिका जो कि हिंदी की साहित्यकार हैं, अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें तो चेन्नई में आज भी सड़कों को सलई कहा जाता है, मुंबई में जाइए तो वहां पथ कहा जाता है, कोलकाता में सरनी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली में बहुत से लोगों को यह अखरता है कि मार्ग धीरे धीरे रोड में बदलती जा रही हैं, और खास तौर से एक बहुत अहम संसद मार्ग कैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट हो गई। क्या ये पूरा मामला, कैसे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट हो गई, ये देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। देश आज भारत बनाम इंडिया, या यूं कहें कि हिंदी बनाम अंग्रेजी के दो खेमों में बंट गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि भारतीय समाज विश्व में एक ऐसा समाज है जो अपनी भाषाओं के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन है, और भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति उदासीनता के मामले में सरकार 2 कदम आगे ही है। इसका एक उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला। राजधानी दिल्ली का एक प्रमुख सीमा चिन्ह संसद मार्ग कब और कैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट में बदल गया, ये किसी को भी पता नहीं चला। जब आरटीआई से ये जानने की कोशिश की गई कि ये संसद मार्ग की जगह पार्लियामेंट स्ट्रीट नाम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, तो नई दिल्ली नगर निगम ने माना कि पार्लियामेंट स्ट्रीट गलत है, उसका नाम संसद मार्ग ही है। मैंने एक जो सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन दिया था, उसमें ये जानने का प्रयत्न किया था कि दिल्ली का एक बड़ा महत्वपूर्ण सड़क है संसद मार्ग। इसे कई सरकारी विभाग और जो निजी कंपनियां हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट लिखती हैं इंग्लिश में, और जबकि प्रॉपर नाउन का अनुवाद नहीं हो सकता। तो मैंने मालूम किया कि क्या ये सरकारी आधिकारिक तौर पे नाम इसका पार्लियामेंट स्ट्रीट है या क्या है। तो मेरे को नई दिल्ली नगर पालिका से कि नहीं, संसद मार्ग ही है, और इसे रोमन लिपि में भी संसद मार्ग ही लिखा जाएगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट इस सड़क का नाम नहीं है। चेन्नई में सड़क को सलई, कोलकाता में सरनी, मुंबई में पथ और दिल्ली में मार्ग कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में मुट्ठी भर अंग्रेजी से पोषित समाज ने कब मार्ग को रोड में तब्दील कर दिया, या यूं कहें कि रोड प्रचलन में आ गया, पता ही नहीं चला। और समय के अनुसार अब कई सड़कों को वो रोड लिखने लगे हैं मार्ग की जगह। तो जब एक परंपरा, भारत की राजभाषा हिंदी है और उसके अंदर एक अच्छी परंपरा चालू की गई थी कि हम धीरे धीरे इन्हें हिंदी नाम देंगे, तो वो कायम रखनी चाहिए थी। भाषा शास्त्री डेविड क्रिस्टल अपनी पुस्तक
लैंग्वेज डेथ में कहते हैं कि भाषा की मृत्यु और मनुष्य की मृत्यु एक सी घटना है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना असंभव है। हमारा समाज अनजाने में ही सही, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेजियत उस पर हावी है, उसे देश हित में रोकना ही होगा। इन दिनों अंग्रेजी नामों का प्रचलन जोरों पर है। युवाओं द्वारा हाय सैंडी, हाय जैज का जो शब्द है अक्सर आपने भी सुना होगा। लेकिन जैसे कि अंग्रेजी दिनों दिन हावी होता जा रहा है युवाओं पर, समाज पर, यूं कहें कि पूरे सरकारी संस्थान जिस तरीके से अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक कहावत था कि पढ़ो फारसी बेचो तेल, कहीं ये न सुनने के लिए मिले कि पढ़ो हिंदी बेचो तेल। दिल्ली से कैमरामैन गणेशी लाल के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी डॉक्टर अनामिका। आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई और पता चला कि जो संसद मार्ग था उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट कर दिया गया। कैसे हुआ किसी को पता ही नहीं। तो इस तरह की जब चीजें होती है, संसद मार्ग अपने आप में सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और अपने लेकिन आप में ये भी अशोक देखिए कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हो गया। हाँ, यूनिवर्सिटी ये तो हमेशा समानांतर सचिवालय हो गया, सेक्रेटेरिएट सचिवालय हो गया। एक समानांतर प्रक्रिया हमेशा प्रतिरोध की चलती रहती है ना। तो आप देखें, मेरे देखते देखते ये मेट्रो रेलवे ने कर दिखाया। तो एक जहां इस तरफ से कुछ होगा तो प्रतिरोध में कुछ छूटेगा ही। ये तो हो नहीं सकता कि कुछ होता ही चला जाए उसका प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध संगठित हो और ऊर्ध्वबाहु घोषणा करके ससंकल्प हम साथ आए। संघ शक्ति सबसे बड़ी चीज है, वो बुद्ध ने भी कहा था, मार्क्स ने भी कहा था। तो आपको इसमें चिंता नहीं लगती? क्योंकि नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि अस्फुट ना हो। अस्फुट ये आंदोलन के रूप में हमें संगठित होना है, वरना ये बहुत लंबा समय लेगी ये प्रक्रिया। आपसे एक आखिरी बात जानना चाहूंगा डॉक्टर अनामिका। भविष्य हिंदी का आप, बहुत से लोग को लगता है कि चिंता होती है, लोग कहते हैं कि हिंदी के लिए क्या होगा आने वाले दिनों में। कई लोग चिंतित होते हैं कि सदी के अंत तक ऐसा ना हो कि हिंदी भाषा धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, जिस तरह से अंग्रेजी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। आपको कभी ऐसी चिंता लगती है कि आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं? मुझे चिंता होती है कि ये इतने धीमे धीमे प्रतिकार नहीं होना चाहिए। आंदोलन का महत्व तो मैं समझती हूँ। अपनी भाग्य के भरोसे या समय के भरोसे छोड़ेंगे तो बहुत धीमे धीमे कुछ होगा। उतने धीमे के लिए, जैसे आपके कार्यक्रम का नाम है जानने का हक, मैं कहती हूँ कि जानना ही मानना है। अगर आप किसी को ठीक से जानेंगे तो उसको प्यार भी करेंगे। आप अपने हिंदी साहित्य की विरासत या हिंदी फिल्मों की विरासत अगर लोगों के सामने या दूसरी भाषा भाषी लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने भी रखते हैं तो उनके मन में प्रेम अनुराग जगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनामिका, आप यहाँ पर आई। और ये तो हमने बात की है फिलहाल आज हिंदी पर खास तौर पे, लेकिन इस बीच पूरे देश भर में आरटीआई को लेकर क्या कुछ होता रहा, ये सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई साहब। 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया। पूरा देश उद्वेलित हो उठा। सबकी निगाहें न्यायपालिका पर जा टिकी। लोगों ने देश भर के आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर में आरटीआई लगाई। महाराष्ट्र से एक ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है कि महाराष्ट्र में 63 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी यह है कि उन 63 फास्ट ट्रैक कोर्टों में 2000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं और इन मामलों में आधे से ज्यादा जो मामले हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर है, महिला के अधिकारों को लेकर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो वहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता हैं उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो मकसद है क्या वो पूरा हो पा रहा है। पोस्ट ऑफिस के निष्क्रिय खाते में पड़े हुए हैं 750 करोड़ रुपए। मामला राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह इस मामले में कि अभी तक डाक विभाग को यह नहीं पता ये खाते निष्क्रिय कब हुए। इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने जब आरटीआई लगाई तो मामले की हकीकत से पर्दाफाश हो सका है। मामला केंद्रीय सूचना आयोग पहुंचा तो आयोग ने 100 ऐसे खातों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह कि अब तक डाक विभाग ने ऐसे किसी दावेदार के लिए राशि उनको वापस करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ऐसी खबर आ रही है कि वहां सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार कानून का सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दी जा रही है। जब आरटीआई लगाई जा रही है तो वहां पर जो अधिकारी हैं नहीं सूचना दे रहे हैं और जब उसका अपील किया जा रहा है तो सरकारी अधिकारी
सरेआम उनको बुला करके अपमानित कर रहे हैं और उनके किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही। CIC में भी मामला गया, वहाँ के राज्य सूचना आयोग में जब मामला गया तो वहाँ से भी कोई सूचना नहीं मिल रही है। इस वजह से वहाँ के RTI कार्यकर्ता परेशान हैं और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार को ये देखना होगा, राज्य सरकार को देखना होगा कि सूचना के अधिकार कानून कैसे वहाँ प्रॉपर तरीके से लागू हो। खबर मुंबई से है। मुंबई हाईकोर्ट ने RTI का दुरुपयोग करने वालों को करारा झटका दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोई भी RTI कार्यकर्ता या कोई भी जो RTI आवेदक होगा वो किसी की व्यक्तिगत जानकारी को लेकर RTI नहीं लगा पाएगा। मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि लोग अक्सर अधिकारियों को परेशान करने के लिए RTI लगाते हैं और जो जवाब आता है उसका दुरुपयोग भी करते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि लोग सर्विस बुक रिकॉर्ड मांगते हैं, लोग इनकम टैक्स रिटर्न का जो कागज होते हैं वो भी मांगते हैं। इसलिए मुंबई हाईकोर्ट ने साफ तौर से व्यक्तिगत जानकारी पर रोक लगाई है। वैसे इस फैसले को लेकर जो महाराष्ट्र के RTI कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो काफी हताश और निराश हैं। उनका मानना है कि सूचना का अधिकार जो कानून है वो लोगों के लिए हक का कानून है, लोगों के अधिकार का कानून है और उसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। RTI से हुआ खुलासा, अखिलेश सरकार के सारे दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में अब तक सिर्फ 26% मामलों का निपटारा हो सका है। बीते करीब 1 साल में 7 जनता दर्शन कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन जब RTI के तहत सूचनाएं मांगी गई तो पहले तो सूचनाएं कहा वेबसाइट पे होगी, उसके बाद अपील के बाद सूचनाएं मिली तो पता चला कि बीते करीब 1 सालों में 25,000 जो दरख्वास्त थी, उनकी परेशानियों के लिए दरख्वास्त थी, वो डाली गई थी, जिसमें से करीब 6,500 में ही कार्रवाई हो सकी है। ये जो आंकड़ा है ये अखिलेश सरकार की जो नाकामी है, उस तरह की उनकी जो समस्याएं हैं वो लोगों के लिए बेहद गैर जिम्मेदार साबित हो रही हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने इफ्को संस्थान को RTI के दायरे से बाहर रखने को कहा है। जी हां, लखनऊ में एक RTI कार्यकर्ता ने इफ्को से किसी तरीके की सूचना मांगी तो इफ्को ने साफ साफ कहा कि हम RTI के दायरे में नहीं आते। मामला जब CIC में गया तो वहां के पूर्ण पीठ ने ये बताया कि इफ्को है वो सहकारी समिति है और वो केंद्र सरकार से किसी तरीके के कोई मदद नहीं लेती और वो उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, इस वजह से वो RTI के दायरे में नहीं आता और इफ्को इस तरीके के फैसले को, CIC के फैसले को स्वागत किया है। तो ये था RTI इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन हम आपको बता दें चलते चलते कि आप कोई भी प्रतिक्रिया अपनी भेजना चाहें, कार्यक्रम के बारे में कोई भी सुझाव अपने भेजना चाहें तो हमें आप भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर B, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़कर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज आपकी स्क्रीन पर है और आप चाहें तो हमें जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकती हैं। हमारा जो जीमेल और ईमेल का पता है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आप जानने का हक से ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।